दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में 5 लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। रिलायंस, अदानी, विप्रो सहित निरमा, सिम्फनी, पार्ले और एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनियां भी गुजरात से ही बिलोंग करती हैं। गुजराती या मारवाड़ी देश के टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 5% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन देश का 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। चलो इंडिया की बात हटा दें तो बाकी के देशों में भी ये कुछ इसी तरह की कहानी लिखते नजर आ रहे हैं। जिस देश में जाते हैं वहाँ इतने अमीर बन जाते हैं कि गवर्नमेंट को चिंता सताने लगती है। अमेरिका में देखें तो गुजराती कम्युनिटी के पटेल्स वहाँ मात्र 1% हैं, लेकिन यूएस के 50% होटल्स इन्हीं के अंडर में आते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर गुजराती या मारवाड़ियों के पास बिजनेस की ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं कि विदेशों में भी ये अपना लोहा मनवाते नजर आते हैं। इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे मोनीश पेपराल जी की बुक धन्नो इन्वेस्टर्स में, जिसमें बहुत ही डिटेल में बात की गई है कि गुजराती या मारवाड़ी सोचते कैसे हैं और वो किस तरह से अपने बिजनेस को अंजाम देते हैं। समय से थोड़ा पहले 1972 में जाएं तो पता चलता है कि पटेल बिरादरी के लोग ईस्ट अफ्रीका के एक देश युगांडा में व्यापार करते थे। धीरे धीरे वो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन बन गए, जिसे देख युगांडा के डिक्टेटर को चिंता सताने लगी कि ये उनके देश का पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। ऐसे में उसने सारे पटेल्स को युगांडा में व्यापार करने से मना कर दिया और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर देश से बाहर निकाल दिया। ऐसा होने पर कुछ लोग वापस भारत आ गए और कई लोग सेटल होने के लिए अमेरिका पहुंच गए। अब पटेल ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में उन्हें कोई व्हाइट कॉलर जॉब तो मिलने से रही। उसी दौरान उन्होंने देखा कि अमेरिका का अरब देशों के साथ कुछ मतभेद चल रहा है, जिसके चलते वहाँ ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। लोग ट्रैवल करना काफी हद तक कम कर चुके थे। ऐसे में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा यूएस के मोटल बिजनेस पर। जिन्हें मोटल्स नहीं पता उन्हें बता दूं कि हाईवे पर ठहरने के लिए जो गेस्ट हाउस या होटल्स होते हैं उन्हें अमेरिका में मोटल्स कहते हैं। जैसे कि लोगों ने घूमना फिरना कम कर दिया था, मोटल्स में उनका ठहरना कम हो गया, जिस वजह से ये बिजनेस लॉस में जाने लगा और ओनर दिवालिया हो गए। दिवालिया होने के बाद इन पर बैंक्स का कब्जा हो गया और वो बहुत कम प्राइस पर इसकी ऑक्शनिंग करने लग गए। अच्छी बात ये थी कि जो लोग इन मोटल्स को खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक्स की तरफ से 90% का लोन मिल रहा था। उसी दौरान पटेल्स जो अभी अभी यूएस आए थे और काम के लिए रहने की जगह की तलाश में थे, उनकी नजर इस बिजनेस पर पड़ी। अब उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली के रहने के लिए उन्हें घर की सख्त जरूरत है। जब अरब देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और ऑयल के प्राइस ड्रॉप होने लगेंगे, तब वापस से मोटल बिजनेस को हाइक मिलेगी। ऐसे में क्यों ना इस बिजनेस पर इन्वेस्ट किया जाए। अब बस बारी थी पैसे का इंतजाम करने की। वहीं जब उन्हें युगांडा से निकाला जा रहा था तो उन्होंने काफी चालाकी दिखाई थी और अपने पैसों से गोल्ड खरीद कर उसे चोरी छिपे लेकर आए थे। उन्होंने उस गोल्ड को बेचकर 10% का इंतजाम किया और बाकी 90% तो उन्हें बैंक से मिल ही रहा था। ऐसे में बहुत ही आसानी से उन्होंने इन मोटल्स को खरीद लिया। मोटल्स खरीदने के बाद 2 से 3 रूम उन्होंने अपने लिए रखे और बाकी को गेस्ट के लिए छोड़ दिया। मोटल्स बेसिकली 10 से 20 कमरों के रूम होते हैं और उनके मेंटेनेंस के लिए आमतौर पर घर में 5 से 10 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पटेल्स ने सोचा कि वो इतने सारे स्टाफ को रखकर करेंगे क्या, और मोटल अभी चल भी नहीं रहा तो उनकी सैलरी देना भी मुश्किल है। इसलिए उन्होंने सबको काम से निकाल दिया और अपने घर वालों को उनकी जगह काम पर लगा दिया। यानी घर में ही कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई सफाई कर रहा है, कोई लॉन्ड्री कर रहा है। धीरे धीरे जब वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल हुई तो लोग बाहर निकलने लगे और मोटल्स में उनका आना जाना बढ़ गया। अब क्योंकि घर के ही लोग स्टाफ का काम कर रहे थे, इसलिए पटेल्स ने बहुत ही चीप रेट पर लोगों को रूम देना शुरू कर दिया। इनका प्राइस इतना कम था कि आसपास के मोटल उन्हें कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और करते भी कैसे, क्योंकि उन्हें हर महीने अपने स्टाफ को सैलरी देना पड़ता था। कम प्राइस की वजह से पटेल्स के मोटल्स बहुत फेमस होने लग गए। इसके बाद इन्होंने पैसे जमा करके बड़े बड़े होटल्स खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये यूएस के 50% होटल्स के मालिक ये लोग बन गए। दोस्तों, ये तो पटेल्स के ओनर बनने की कहानी है। अब इस कहानी से इंस्पायर्ड धंधों यानी बिजनेस के 6 ऐसे रूल्स को जानते हैं जो किसी भी अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में आपकी बहुत मदद करेंगे और इनकी मदद से आप पटेल्स की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। रूल नंबर 1 है बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। दोस्तों, धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल है कि आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो पहले से बना बनाया है, क्योंकि किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है और उसमें बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं।
अगर आप इतना एफर्ट और पैसा लगा भी देते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। इसीलिए पटेल्स ने सबसे पहले बना बनाया बिजनेस यानी मोटर्स को खरीदना शुरू किया। वो रिसर्च या किसी इनोवेशन के पीछे नहीं पड़े। उन सब के लिए ना तो उनके पास टाइम था और ना ही फंड, और वो खुद को किसी कॉम्प्लिकेटेड टास्क में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। इसके लिए ना उन्हें लैंड खरीदनी पड़ी, ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और ना ही एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही इन मोटर्स में रेगुलर विजिटर्स थे। ऐसे में एक बने बनाए बिजनेस को बेहद कम कीमत में खरीदने का ये बहुत अच्छा मौका था। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, उसका मेन फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। हम सभी अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, वो चाहे हमारे किसी काम से हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस से हो। दोस्तों, रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। ऑथर मोनिश जी का कहना है कि बिजनेस को समझाने के लिए अगर आपको केवल एक पैराग्राफ से ज्यादा लिखना पड़े तो इसका मतलब इसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बिजनेस जितना सिंपल होगा उतनी ही जल्दी उस पर अपना कंट्रोल किया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही आसान होती है। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल बिजनेस में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। इसमें बस आपको कितना अर्निंग हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है, सिर्फ इसके बीच का डिफरेंस निकालना होता है और इसी से पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस। ये बिजनेस के उन सीक्रेट्स में से एक है जो गुजराती और मारवाड़ियों के व्यापार को लॉन्ग टर्म में मोटा प्रॉफिट देता है। इसीलिए वो कभी भी किसी कंपनी एसेट को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। ऐसे में अगर मान लो किसी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है किंतु मार्केट में 110 रुपए में मिल रहा है तो पटेल्स उसे कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। इसके जगह वो दूसरे बिजनेसेस को देखेंगे और उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक उसकी प्राइस ड्रॉप होकर 60 या 70 रुपीस के अराउंड नहीं आ जाए। मोटर्स के पास्ट रिकॉर्ड को देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि रिसेशन की वजह से इसकी एक्चुअल वैल्यू से इसे कम पर बेचा जा रहा है, इसीलिए उन्होंने उसे फॉरेन खरीद लिया ताकि फॉरेन में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सके। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन लो रिस्क एंड हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस। दोस्तों, गुजराती और मारवाड़ी लो रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस वालों में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्हें बिजनेस से उन्हें प्रॉफिट होता है जिसकी डिमांड लंबे समय तक हो। ऐसा ना हो कि आज तो आपको भरपूर फायदा हो रहा है लेकिन 1 से 2 साल के बाद आपको धंधा बदलना पड़ जाए। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो। फॉर एग्जाम्पल, कोको कोला, एप्पल, मैकडोनल्ड्स ऐसे ब्रांड्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आगे भी सालों तक चलते रहेंगे, किंतु दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज कंपनी हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफ़ी हाई होने की वजह से आज उनका कोई अता पता नहीं है, जैसे ब्लैकबेरी, जेरोक्स और कोडक। इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं जो एक समय लोगों की पहली पसंद हुआ करते थे लेकिन आज इनका नाम और निशान भी नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जो रातों रात बदल ना जाए। रूल नंबर 4, फोकस ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि किसी सामान को कम प्राइस में खरीद कर ज्यादा प्राइस में बेच देना। और शायद ही आपको पता हो कि आर्बिट्राज के बहुत सारे टाइप होते हैं और आज हम उनमें से 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उनमें पहला है आर्बिट्राज ऑफ टाइम। इसे हम समझते हैं कि मान लो आज आपने किसी स्टॉक को 50,000 में खरीदा और 2 साल के बाद उसे 70,000 रुपए में बेच दिया तो समय के बदले आपको 20,000 का प्रॉफिट मिला और इसे ही आर्बिट्राज ऑफ टाइम कहा जाता है। इसका यूज गुजराती और मारवाड़ी से अच्छा शायद ही कोई जानता है। सेकंड टाइप है आर्बिट्राज ऑफ प्लेस, यानी कि मान लो कि अगर आपने कपड़े का व्यापार किया और दिल्ली से 10,000 रुपए का माल उठा के मुंबई में 15,000 रुपए में बेच दिया, ऐसे में आपको प्रॉफिट 5,000 बना। तो दिल्ली और मुंबई के बीच के डिस्टेंस से आपने जो प्रॉफिट कमाया उसे आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहते हैं। इस तरह का बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। वहीं गुजराती लोग इस फॉर्मूले का यूज सदियों से करते आ रहे हैं। आर्बिट्राज का तीसरा टाइप है आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। मान लीजिए कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपको किसी कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन करने का काम मिलता है। इसके लिए आप 200 रुपए की कोई प्रीमियम इमेज या टेम्पलेट खरीदते हैं और अपना कुछ समय लगाकर एक बेहतरीन सा पोस्ट बनाते हैं और कंपनी को देते हैं, जिसके लिए कंपनी आपको 500 रुपए पे करती है। तो यहाँ आपका खर्च 200 रुपए है, लेकिन आपने जो वैल्यू क्रिएट की है उससे पोस्ट का प्राइस इंक्रीज होकर 500 हो गया। इसे आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू कहा जाता है। इस तरह का बिजनेस आपने मार्केट में बहुत देखा होगा, जैसे एक मेहंदी आर्टिस्ट 10 रुपए की मेहंदी की कोन से 200 रुपए तक की वैल्यू जनरेट कर सकती है, या एक फैशन डिजाइनर जो 1,000 के फैब्रिक से 5,000 रुपए तक की वैल्यू बना सकता है। फोर्थ टाइप है धंधो आर्बिट्राज। इसके अकॉर्डिंग आपको
किसी भी एसेट को तभी खरीदना चाहिए जब उसकी प्राइस एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम हो, ताकि उसके लिए हमें कम से कम पे करना पड़े और बाद में जब ये अपने नॉर्मल रेट पर आ जाए तो इसे बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। इसे आप रियल एस्टेट से समझ सकते हैं कि जब प्राइस ड्रॉप होता है तो स्मार्ट एजेंट प्रॉपर्टी खरीद कर रख लेते हैं और कुछ समय के बाद जब मार्केट स्टेबल होता है तो उसे प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्ट उन्हीं चीज़ों में करना है जिसमें रिस्क कम हो और लॉस होने पर आपके हाथ में कुछ पैसे आए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा डर जाओ, और जब लोग डर रहे हो और अपने शेयर्स को सेल कर रहे हो तो आप लालची हो जाओ और इन्हें सस्ते में खरीद लो, क्योंकि उस समय हो सकता है कि एक अच्छा बिजनेस आप बहुत ही सस्ते में हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 4 मेन आर्बिट्राज है जिनके ऊपर गुजराती, पटेल और मारवाड़ियों का खास फोकस रहता है। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मोड्स। अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें वो कौन सी खास बात है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। और दोस्तों, इसे मोड कहा जाता है। इसका मतलब होता है खाई। आपने बहुत सारी फिल्में या किस्से कहानियों में सुना होगा कि राजा का किला चारों तरफ गहरी खाई से घिरा होता है ताकि दुश्मन किले पर हमला ना कर सके। सक्सेसफुल बिजनेस का भी यही रूल है कि इसमें आपको एक मोड क्रिएट करके रखना होगा ताकि मार्केट कितना भी कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, आपका व्यापार हमेशा प्रॉफिट बना रहे। एग्जाम्पल के लिए मैकडॉनल्ड्स की बात करेंगे। इसका पहला रेस्टोरेंट 1940 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज 83 साल बाद भी लोगों को इसका बर्गर बहुत पसंद आता है। अब तो ऐसी इमेज बन गई है कि बर्गर का मतलब ही लोग मैकडॉनल्ड्स समझते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इससे बेटर बर्गर किसी और रेस्टोरेंट में नहीं मिलता? ऑफ कोर्स मिलता है। इवन आपने मैकडॉनल्ड्स से बेटर बर्गर खाया भी होगा, फिर भी ज़्यादातर लोग मैकडॉनल्ड्स में ही जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसने अपने टेस्ट, सर्विस और क्वालिटी में कंसिस्टेंसी की वजह से पूरी दुनिया में एक रेपुटेशन बिल्ड कर रखी है। और इस ब्रांड इमेज के आगे चाहे कितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट ओपन क्यों ना हो जाए, इसे इस कंपनी के प्रॉफिट से कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा कि उस बिजनेस के पीछे छुपा हुआ मोड क्या है। इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके प्राइस रीजनेबल कर सकते हैं और उस पर ऑफर या प्लान्स लगाकर एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगी तो आपके पास कस्टमर की कोई कमी नहीं रहेगी और आप पहले की तरह ही प्रॉफिट कमाते रहेंगे। रूल नंबर 6, बेट हैविली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। आपने बचपन में सिक्के से हेड एंड टेल जरूर खेला होगा। अब मान लो आपने 100 रुपए के साथ खेलना शुरू किया। अगर हेड आया तो आपके रुपए डबल हो जाएंगे और टेल आया तो सारे पैसे 0 हो जाएंगे। आपको रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, फिर भी आपको खेलना है। ऐसे में हमें कितने की बेट लगानी चाहिए? ऑथर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बताते हैं जिसे केली फॉर्मूला कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने 100 रुपए में सिर्फ 20 रुपए ही सिंगल बेट में लगाने चाहिए और यही काम बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं। उनके पास जितने पैसे होते हैं उसका 20% ही वो नए प्रोडक्ट के रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, क्योंकि मान लो अगर वो फेल हो गया तो इनका सिर्फ 20% का ही लॉस होगा और बाकी के 80% सेफ रहेंगे। लेकिन अगर नया प्रोडक्ट सफल हुआ तो उनका प्रॉफिट डबल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, पटेल्स ने भी यही किया था। रिसेशन के टाइम पे जब मोटर सस्ते में बिक रहा था तो बैंक्स 90% का लोन दे रही थी, तब उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि 10% का ही लॉस हो सकता है। वहीं अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होगा। उस समय ऑड्स इनके फेवर में थे और जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, आगे जाकर इस बिजनेस से उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, जिससे वो ना सिर्फ एक अच्छी लाइफ गुजार सके बल्कि आज अमेरिका के 50% होटल के मालिक बन गए। तो ये थे धंधो बुक के कुछ अहम रूल जिसे आप इस्तेमाल करके आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ज़्यादा माला माल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सारांश ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।